गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को कृतिका पाठ्य पुस्तक का साना साना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ा रही थी। आज हम उसी पाठ को आगे जारी रखेंगे। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। कटाओं की सुंदरता के विषय में लेखिका कह रही है कि यहाँ का सौंदर्य जो है इतना अधिक है कि बड़े से बड़ा अपराधी भी अगर इस सौंदर्य को देख ले तो क्षण भर के लिए वो करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। और और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता? लेखिका के दिमाग में तभी एक बात कौंध गई कि मिल्टन ने भी ईव बहुत ही सुंदर थी। ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि अगर कोई शैतान भी ईव के सौंदर्य को देख लेता तो आश्चर्यचकित रह जाता था और दूसरे का अमंगल यानी दूसरे का बुरा करने की वृत्ति यानी बुरा करने की जो भी बात है उसको भूल जाता था, दूसरों का अमंगल करने की बात को भूल जाता था ईव के सौंदर्य को देखकर। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? लेखिका अपनी मित्र मणि से पूछती है कि क्या उसने मिल्टन की यह कविता को पढ़ा है, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह करती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। लेखिका जब अपने मित्र से पूछती है, मणि से पूछती है कि क्या उसने मिल्टन की यह कविता पढ़ा है, तो मणि जो है एक दूसरे ही सवाल से दूसरे ख्यालों में खोई हुई थी। वो अचानक एक फिलोसोफर की तरह, दार्शनिक की तरह कहती है कि ये हिम शिखर, ये जो ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए जो शिखर है, पहाड़ है, ये एक तरह से जल स्तंभ है पूरे एशिया के। प्रकृति भी बड़े ही नायाब ढंग से, बड़े अजीब ढंग से सारा इंतज़ाम करती है। सर्दियों में ये बर्फ़ के रूप में जल को इकट्ठा करती है, संग्रह कर लेती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है यानी पानी के लिए लोग परेशान होते हैं तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर नदी के रूप में जो है सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है, सूखे कंठों को जो है शीतलता पहुंचाती है। और मणि को ये सब कुछ बहुत ही अद्भुत सा लगता है। ये अद्भुत व्यवस्था के विषय में वो कहती है कि प्रकृति की ये अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। मणि ने यहाँ के इस सौंदर्य को और जल संचय की, प्रकृति की ये जो व्यवस्था है, उनके सामने नतमस्तक हो जाती है और कहती है कि जाने कितने ये ऋण हैं इन नदियों के, इन बर्फ से ढके पहाड़ों के हम पर। ये संसार कितना सुंदर है। और उन लम्हों के बारे में
लेखिका भी सोचती है। और तभी लेखिका के चेहरे पर एक उदासी की परत भी छा जाती है। कौन सी उदासी थी? वो उदासी ये थी कि उड़ते बादलों की तरह उन्हें पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ जाता है। कौन सी पहाड़ी ने? जो सड़क बनाने के लिए वहां बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, उनका ख्याल लेखिका को आ जाता है। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था वहाँ का, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। जैसे ही लेखिका का जो दल है उनके मित्रों के साथ जो जा रही थी वो आगे बढ़ती है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं वो लोग, तभी उन्हें इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ दिखाई देती है, फौजियों का कैंप दिखाई देता है। तभी उनको ध्यान आया कि ये बॉर्डर एरिया है। थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा भी थी। एक फौजी से लेखिका पूछती है, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय जो है वहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। तो लेखिका कहती है कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में, यानी 15 डिग्री सेल्सियस में भी आप लोगों को तकलीफ तो बहुत होगी, ऐसा वो उनसे पूछती है, सैनिकों से। तो इतने में सैनिक हंस देते हैं, एक उदासी भरी हंसी उनके चेहरे पर थी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। एक उदासी भरी हंसी चेहरे पर लाते हुए सैनिक कहते हैं कि आप चैन की नींद सो सके इसलिए हम लोग यहाँ इस 15 डिग्री सेल्सियस में भी पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटुला, इसका अर्थ है फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। ऐसा अंग्रेजी में वहां पर लिखा हुआ था। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। लेखिका का मन बहुत उदास हो जाता है, भीतर ही भीतर कुछ पिघलने लगता है। वो सोचती है कि महानगर में जो है, उनको तभी ध्यान आता है कि महानगर में जो है एक वैसाख के महीने में भी हम लोग 5 मिनट में ही हम लोग ठिठुरने लगते हैं। तो ये जो जवान है जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, सीमा पर खड़े हुए हैं, ये पौष और माघ के महीने में, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ यहाँ पर जम जाता है, ये लोग हमारे देश की रक्षा करते हुए यहाँ पर तैनात रहते हैं। और जिन सकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए। लेखिका को ये भी दुख है कि जितने भी यहाँ सकरे घुमावदार खतरनाक रास्ते हैं जिससे हम लोग गुजर कर आए हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर इस घुमावदार रास्ते, इन खतरनाक रास्तों से गुजरने से ही हमारे प्राण जो हैं कांप उठते हैं। और उन रास्तों को बनाने में जाने कितने लोगों ने अपने जीवन की बलि चढ़ाई है, अपने जीवन को समय से पूर्व, मियाद के पूर्व ही, यानी समय से पूर्व ही खत्म कर दिया है, खो दिया है। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल हम लायुंग वापस वापस लौटकर फिर योमथांग की ओर, यानी वो कहते हैं कि उनको बहुत ही, उनके लिए ये खोज यात्रा थी और हलचल मचा देने वाली यात्रा थी। उनके ये जो पूरा सफ़र था उनकी चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचा देने वाली यात्रा थी। अब लेखिका कहती है कि अब हम लायुंग वापस लौटकर जो है फिर योमथांग की ओर जा रहे थे।
जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। जितेन कौन था? जितेन जो उनका ड्राइवर कम गाइड था, वो कुछ ही दिन पूर्व जो है नेपाल से आया था उस स्थान पर। इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।